अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनके हैंडलर्स के माबैन शिकवा जवाब शिकवा का ना खत्म होने वाला सिलसिला हर रोज एक नया राज उगल रहा है, नई हकीकत आशिकार कर रहा है। आप मुझे मीर सादिक और मीर जाफर समझते हैं, आप फिर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे मैं आपको नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर सादिक और मीर जाफर कहता हूं। हमने उनकी हुकूमत नहीं गिराई, हमारा जुर्म सिर्फ ये था कि हमने उनकी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। इमरान खान चाहते थे हम आगे बढ़कर उनकी हुकूमत बचाएं। अगर अपना फायदा देखता तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल था। मैं इमरान खान को सपोर्ट करता रहता और इज्जत के साथ इमरान खान से फेयरवेल लेकर रिटायर हो जाता, लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपने इमेज की कुर्बानी दे दी। मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। हमारी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। ये चंद इक्तसाबात हमारे नहीं बल्कि एक सीनियर सहाफ़ी और मारूफ कॉलम नवीस जावेद चौधरी के कॉलम से लिए गए, जिन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के बाद अपने कॉलम में तहरीर किए हैं। जिस मुल्क का साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो किसी वक्त में साबिक वजीर आज़म इमरान खान का साया भी समझा जाता हो, वही शख्स अगर उससे इतना मायूस और बददिल हो तो अवाम क्यों ना हो। उस शख्स को मुल्क की तबाही का जिम्मेदार अवाम क्यों ना समझे। हर मुश्किल वक्त में साथ देने वाले भी जब जान चुके हों कि इमरान खान बतौर वजीर आज़म मुल्क के लिए नहीं बस अपने इक्तदार के लिए था, और इक्तदार के बाद इसे मुल्क को कौम से ज्यादा इक्तदार में वापसी अजीज थी और इसके लिए वो छुप छुपाकर मुलाकातें करने पर मजबूर हो, उससे अवाम मजीद क्या तवक्को रखना चाहेंगे। जावेद चौधरी के कमर जावेद बाजवा से मुलाकात और अपने कॉलम में इस मुलाकात का लुब्बे लुबाब इंतहाई चश्मकुशा है। इसमें वाज़ेह बताया गया है कि कैसे इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने के ऐलान के बाद भी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुलाकातों का जोड़ तोड़ करते रहे, बल्कि उनसे MQM को हुकूमत से अलहदा कराने की फरमाइशें भी करते रहे। तहरीक इंसाफ की एक खूबी है कि ये प्रोपेगेंडा करने में तमाम जमातों पर सबकत लिए हुए हैं। ये इस अंदाज में प्रोपेगेंडा करते हैं कि अपने खिलाफ वाज़ेह चीज़ों को प्रोपेगेंडे के जरिए अपने हक में कर लेते हैं, जिसकी मिसाल फवाद चौधरी की जावेद चौधरी के कॉलम के बाद इस रद्द-ए-अमल में की जाने वाली प्रेस भी मिलती है। आइए आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक दिखाता हूं। बाहर की कुव्वतों को खुश करने के लिए की गई वो इस जमन में कि उन्होंने कहा कि बड़े मुल्क जो है वो नाराज हो गए थे और अगर हम ना बदलते तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाता। देखिए ये एक बड़ी बुनियादी बात है। अगर हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, मैं इसमें जाते ही नहीं है कि कोई बाहर की कुव्वत हमसे नाराज थी या खुश थी। जो आजकल खुश हैं वो आप देख ही रहे हैं, जो आजकल इनके हालात हैं। ये सिर्फ फवाद चौधरी साहब का कमाल नहीं बल्कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का भी खासा है कि जब भी इमरान खान को किसी भी काम या शख्स से सियासी फायदा मकसूद हो तो उनकी मिन्नतें भी करते हैं और उन्हें सराकों पर भी बैठा लेते हैं। काम निकलने के बाद ये उन्हें साइड लाइन कर देते हैं और अगर मुतवक्के फ़ायदा हासिल ना हो तो ये खुद और अपने हामियों के जरिए उसकी ट्रॉलिंग शुरू करा देते हैं। ये कभी किसी को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार देते हैं तो बाद में अपने फ़ायदे के लिए उसी शख्स को सूबे का हुक्मरान बना देते हैं। जिस शख्स को जमात में लेना हो तो वो चपड़ासी तक रखने को तैयार नहीं होते और ज़रूरत पड़ने पर उसे वज़ीर दाखिला समेत अपनी किचन कैबिनेट का हिस्सा तक बना लेते हैं। जिसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते उसके जरिए मुल्क के सबसे बड़े सूबे के इंतजामात चलवाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने का दुख भी सबसे ज़्यादा उन्हें और उनकी जमात के रहनुमाओं को ही होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि बैसाखियाँ छिन जाने के बाद तहरीक इंसाफ पर चलना तो दरकिनार खड़ा रहना भी मुश्किल दिखाई देता है और इसीलिए ये बार बार आला इदारे के न्यूट्रल ना होने की सदाएं देते दिखाई देता है। तहरीक इंसाफ के अकाबरीन और खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कैसे इस्टेब्लिशमेंट के दर पर मुसलसल दस्तक दे रहे हैं, इसका अंदाजा उन्हीं की जमात के साबिक रहनुमा फैसल वोडा की बातों से लगाया जा सकता है, जो बताते हैं कि ये अब भी इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पर मुसलसल घंटियां बजा रहे हैं लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी पंजाब और KP में इलेक्शन के हवाले से अहम केस की समाअत हुई। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को तलब किया था, जो समाअत के दौरान अदालत पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि मुझे केस का पस मंज़र मालूम नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा उसी पर मनोअन अमल करेंगे। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो फैसला है समाअत के बाद वो भी महफूज किया गया। वो फैसला कब सुनाया जाता है इलेक्शंस के हवाले से, उस हवाले से कोई इल्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी एक केस की समाअत हुई जहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनके रिमार्क्स इस केस में खासे अहम थे और उन रिमार्क्स की गूंज आज सेनेट के अंदर भी सुनाई दी। कल से अदलिया का किरदार भी मीडिया, पार्लियामान समेत तमाम हल्कों में मौजूद बहस बना हुआ है। इस बहस की वजह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल केस में दिए गए रिमार्क्स हैं, जिनमें उनका कहना था कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा पार्लियामान को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। दरखास्त गुजार इमरान खान कोई आम शहरी नहीं है। इमरान खान की हुकूमत छोड़ने के बाद भी बड़ी तादाद में अवाम की पुष्पनाई उन्हें हासिल रही है। दरखास्त गुजार इमरान खान मुल्क की बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। सियासी तनाज़ात की वजह से उनकी पार्टी ने पार्लियामान से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। इस वक्त वो पार्लियामान का हिस्सा नहीं है, ताहम पार्लियामान मौजूद है। इमरान खान अवाम के बहुत बड़े हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं, जिसके जवाब में वकील मखदूम अली खान ने कहा कि लोग सियासतदानों के जरिए अपनी पहचान चाहते हैं, ना ही जजेस से हुकूमत कराना। अदालत हुकूमत ना करे, अदालत दायरा इख्तियार और रिमार्क्स पर सेनेट में भी आज गर्मा गर्म बहस हुई, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर इरफान सिद्दीकी अंदाज में इजहार ख्याल किया है।
ये रिमार्क्स क्या हैं? ये रिमार्क्स क्या हैं कि हमारी तारीख में सिर्फ एक वजीर आजम दयानतदार था? अगर इस तरह के रिमार्क्स हम जजों के बारे में दें और कहें कि हमारी पूरी तारीख में एक ही चीफ जस्टिस दयानतदार था, क्या वो काबिल कबूल होगा? ये कैसे कह दिया है उन्होंने कि पार्लियामेंट मुतनाज़े हो गई है? क्यों मुतनाज़े हो गई है? पार्लियामेंट अक्सरियत का नाम है। कौमी असम्बली में आज भी अक्सरियत बैठी हुई है, अक्सरियत कानून बनाती है। यहाँ पूरा सेनेट मौजूद है, सेनेट अक्सरियत से कानून बनाती है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, जनरल कमर जावेद बाजवा जो कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं कि इमरान खान अगर हुकूमत में रहते तो शायद मुल्क ना रहता। इस बात को किस तरह से देखते हैं? और इमरान खान की हुकूमत से जाने के बाद जो कुछ जैसे स्टेटमेंट्स दागे गए, कभी मीर जाफर मीर सादिक कहा गया, उस पर भी उनको एतराज़ है, और उसके बाद मुल्क 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अभी आप ही के प्रोग्राम में जनाब आमिर डोगर साहब ने कहा कि इमरान खान नाहल हुए तो मुल्क टूट जाएगा। हाउ डू यू सी दिस? पता नहीं, ये मुल्क इतना फ्रैजाइल है कि किसी के कुछ भी कहने से टूट जाता है, किसी के होने से टूट जाता है, किसी के आने से टूट जाता है, किसी के जाने से टूट जाता है। मतलब ये टूट सकता है, जाता इज़ द रॉन्ग वर्ड, सकता है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि बाजवा साहब जब रिटायर्ड हो गए हैं और वो सुना है सुबह सुबह आर्मी हाउस जॉगिंग करते करते पहुँच जाते हैं, उनको याद आता है ओह मैं तो चीफ रहा नहीं हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको जो तमाम तर वो राज अफशां कर रहे हैं इस वक्त, मेरा ख्याल है अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई भी नई चीज़ उन्होंने ऐसी कही है या जावेद चौधरी साहब के कॉलम में ऐसी कोई भी चीज़ मुझे नहीं नज़र आती कि जो हमें नहीं पता थी या इसके ऊपर ढके छुपे अल्फाज में बात नहीं हुई। ये तमाम तर चीज़ें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुल्क टूटता या नहीं टूटता ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ उनके फॉरेन पॉलिसी उनकी बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब ने डैमेज की थी। सऊदी अरेबिया हमसे नाराज़ था, चीन हमसे नाराज़ था, अमेरिका हमसे कोई खासा खुश नहीं था। तो ये 3 मेजर प्लेयर्स हैं हमारे मुल्क में जिनका एक अमल दखल रहा है किसी भी हवाले से। तो वो डिक्टेशन नहीं कहते उसको एक राब्ता कहते हैं, उसको एक दूसरे के मतलब यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई बहुत ही कोई कैटास्ट्रोफी हो जाती है अगर इमरान खान साहब कंटिन्यू करते। लेकिन इमरान खान साहब भी जाहिर है कि अड़ जाते हैं किसी बात पे, और शायद बाजवा साहब की बस हो गई थी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इमरान खान साहब को भेजना था या उन्होंने क्या डैमेज किया। ये जो दूसरे अदम एतमाद की बुनियाद पर आए, इन्होंने अपने लिए क्या पा लिया, मुझे तो इनसे ज़्यादा शिकायत है। अच्छा मैं इस पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले ये तो तय हो गया कि इमरान खान साहब उस वक्त भी मेहनत समाजत कर रहे थे और निकलने के बाद भी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का ऑफिस भरपूर इस्तेमाल हो रहा था। आरिफ अलवी साहब बाजवा साहब के पास जाते हैं, उन्हें प्रेसिडेंट हाउस में लेके आते हैं, वहाँ इमरान खान साहब की मुलाकात कराई जाती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इनकलाबी इमरानी है वो इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नत समाजत के बाद आजकल अदालतों के चक्कर काटता है, वहाँ दुहाइयाँ दे रहा है, क्या अदालतें ही इनकी आखिरी जाय पनाह साबित होंगी? देखें रेहान, जो इस्टेब्लिशमेंट होती है ना, ये जो रजीम चेंज की बात करते हैं और किसी को मुसल्लत करने की बात की जाती है इस मुल्क में, क्योंकि ज़ाहिर है इस मुल्क में कभी सादा जमहूरियत से तो कोई फ़ैसले नहीं हुए। ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं डिक्टेट होते हैं, कहीं ना कहीं इनको तख्लीक किया जाता है, कहीं ना कहीं इनको पुश और शव किया जाता है। तो उसमें सिर्फ एक आपकी फ़ौज अदारा नहीं होती, उसमें आपकी अदलिया भी, उसके जो सीनियर जजेस होते हैं उसमें वो भी। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ही ये होता है कि मिक्सचर ऑफ बोथ्स, और आपके सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, आपके टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं, आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है। ऐसे तो नहीं है कि कोई आइसोलेटेड फैसला फौजी कर लेगा और उसके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होगा। जाहिर है यू नीड सम की प्लेयर्स टू प्ले विथ यू टू कीप दिस गेम गोइंग। तो अदलिया के चक्कर तो वो काट नहीं रहे, आपको पता है वो टांग उनका प्लस्टर लगा हुआ है, कभी वो ज़मान पाक से फुटेज आ जाती है, कभी वो चल रहे हैं, शायद वो पुरानी फुटेज है, फिर कभी मीटिंग कर रहे होते हैं तो टांग उनकी आगे पड़ी होती है स्टूल के ऊपर। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि जेल के चक्कर तो खैर नहीं काट रहे, मतलब कोर्ट, लेकिन उनके बिहाफ पर उनके वकील जरूर पेश होते हैं, दुहाइयां देते हैं, उनकी इस्तिस्ना की दरखास्तें देते हैं और वो दरखास्तें उनकी मेडिकल कंडीशंस की बुनियाद पर मंजूर भी कर ली जाती है। आज भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर जो जज जवाद अब्बास साहब है उन्होंने ये हवाला दिया कि ज़मान पाक से फोटो जाती है, इमरान खान साहब चलते फिरते दिखाई देते हैं, अदालत हाजिर नहीं होते हैं। अगर 15 फरवरी को हाजिर ना हुए तो हम ज़मानत की दरखास्त जो है मुस्तरद कर देंगे। तो अभी तक तो उनको रिलीफ मिल रहा है। 5 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं इमरान खान साहब के जो अदालत में लगे हुए हैं, वहाँ से भी तारीख पे तारीख मिल रही है। ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा आपकी नज़र? देखिए सिलसिला कहीं ना कहीं किसी तरह का भी हो, किसी को भी रिलीफ देता हो या किसी को भी कैद करना हो या किसी को भी बैरियर्स लगाकर रोकता हो, कहीं ना कहीं तो उसको जाना है ना, मामले को कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ना है। एक साकत तो कोई चीज़ नहीं रह सकती। यहाँ पे एक ठहराव आ गया है, एक स्टॉप, फुल स्टॉप आ गया है, इसको हम फुल स्टॉप इस मुल्क में हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो जाहिर है ये जो मेरा ख्याल है कि मैं तो समझती थी कि शायद कोई टाइम बाय किया जा रहा है, शायद कोई इदारों से बात की जाएगी, शायद कोई और बात हो रही है, शायद पसे पुश्त कोई बात
चल रही है, इसीलिए टाइम बाय किया जा रहा है। लेकिन टेरियन वाइट वाला मामला बड़ा सिंपल है। मैं तो उनके कल वकील से भी इंटरव्यू किया था, तो वो भी बहुत सादा अल्फाज में, मतलब वो इमरान खान साहब के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा केस है। अगर वो यहाँ पे नाअहल होते हैं और अगर यहाँ पर वो नहीं पेश होते, यहाँ पे वो एब्सकॉन्डर हो जाते हैं इस केस में, तो पहले भी अमेरिका में भी वो एब्सकॉन्डर करार दिए गए थे जो सीता वाइट ने केस किया था। तो मैं कह रही हूँ कि एब्सकॉन्ड आप कहाँ से आपने अपने नाम के ऊपर हरफ लगाना है। तो दूसरा आपने जो बात आपको समझ आता है, सॉरी कथा कलामी के लिए माजरत, मैं यही से कंटिन्यू कीजिएगा। मुझे सिर्फ ये टेरियन वाइट केस के में ज़िमनन सवाल रखना है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से ये सवाल करते हैं वो भाग जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट, आप ये समझती हैं कि बड़ा सादा सा केस है, येस और नो है, अगर वो हैं तो आप उसको ऑन कर लें, नहीं है तो आप वो जस्टिफिकेशन या सबूत अदालत के सामने रख दें और परमानेंटली इस मामले को ख़त्म कर दें। लेकिन क्या वजह है आपकी नज़र में कि जिसका ना तो कोई सबूत आ रहा है और फिर जो दूसरी तरफ से पूछा जाता है वो ये कहते हैं कि अगर एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया जाता है तो दूसरे को बेटी छुपाने पर नाअहल नहीं किया जा सकता? देखिए, मेरा ख्याल है दोनों का कंपैरिजन बड़ा गलत है। मैं कंपेयर और कंट्रास्ट तो करूंगी नहीं, क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ के बड़े अलग अलग उसूल हैं और बड़े अलग अलग औकात में ये इंसाफ नज़र आता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी केस को किसी केस से कंपेयर कर सकते हैं। मैं नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की नाअहली को कंपेयर नहीं करूँगी। इमरान खान साहब का ये जो केस है टेरियन वाइट वाला, मैं इन पर्सनल कैपेसिटी समझती हूँ कि ये नहीं फाइल होना चाहिए था, दायर ही नहीं होना चाहिए था, इस तक यहाँ तक मामला आने नहीं चाहिए थे। बल्कि हमें तो ये भी पता है कि एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब के पास ये केस आया और उनको कहा गया ये दाग दीजिए इमरान खान साहब के ऊपर, तो उन्होंने भी होल्ड बैक किया था कि ये पर्सनल चीज़ है, इसमें नहीं जाना चाहिए। मुझे यहाँ तक पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इनको कहा था कि कभी भी टेरियन का नाम लेके इमरान खान साहब के जलसे जुलूसों को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा। इमरान खान साहब जो कहे उसका जवाब टेरियन के हवाले से नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर, अब ये केस आ गया है सामने, जो कैलिफोर्निया का जो इसमें पूरा एक जजमेंट है, उसमें यही कहा गया है कि पहले सीता वाइट ने इन पर केस किया, उसमें कहा जी ये मेरी बेटी के बाप हैं, तो उन्होंने उस केस में अपीयर नहीं हुए। डीएनए टेस्ट का कहा गया, वो डीएनए टेस्ट कभी हुआ नहीं। लेकिन जब सीता वाइट साहिबा नहीं रही इस दुनिया में और उसके बाद उनकी बेटी की जाहिर है कि आपने किसी को ख्याल रखने के लिए गार्डियनशिप देनी होती है, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने वो गार्डियनशिप उनकी खाला को मुंतकिल कर दी। तो इस बुनियाद पे ये केस है और उनका जमाइमा का भी इसमें एक एफिडेविट मौजूद है, इसमें इमरान खान साहब का भी एफिडेविट मौजूद है। तो मैं कह रही हूँ कि अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। हाँ, आप कह दें कि चलें जी मैंने, मतलब आई डोंट नो इमरान खान साहब का क्या ऑप्शन है, वो सलमान अकबर राजा साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि टाइम बाय किया जा रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि इल्तवा लेना क्यों है, जब आपके पास सारा कुछ है तो इल्तवा क्यों लेते हैं? आप कोर्ट के सामने रखें और हमेशा के लिए रास्ता बंद कर दें कि भाई ये मामला 2002 के अंदर उठा, 7 में उठा, 18, 19 में, हमेशा इलेक्शन लड़ने से पहले ये मामला सामने आ जाता है। इस चैप्टर को क्लोज कर दें अगर आपके पास एविडेंस है कोई तो। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी पता है और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ भी हो सकता है वो हो नहीं रहा। जो एक बुनियादी तौर पर उसूल है एक आइन और कानून का, उसके मुताबिक तो इमरान खान साहब को वैसे भी जवाब दे देना चाहिए था। लेकिन चलें, अगर उनको ये कहा गया कि मैंने जवाब नहीं देना, फैसल वावड़ा साहब का केस आपके सामने है, जिस दिन वो नेशनल असेंबली से छोड़ के सेनेट में जाते हैं तब उस दिन वो इकरार कर लेते हैं कि जी हाँ मेरी दोहरी शरीयत थी। तो कहने का मकसद है कि हर चीज़ का इकरार और इनकार जो है वो आपके वक्त का तयन नहीं करता। लेकिन अब 3 मेंबर बेंच है, वो लार्जर बेंच ने कल समाअत की है, 1 मार्च तक उनको ये समाअत के लिए मुलतवी कर दी गई है। 1 मार्च को नहीं तो 7 मार्च को, 7 मार्च को तो नहीं 15 मार्च को, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कोई फैसला आना पड़ेगा ना। कितने दिनों तक हम इसको घुमाएंगे? फिर इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत का जुर्म आयद करना है, वो अभी तक नहीं आ रहे, मतलब जो फर्द जुर्म आयद करना है इमरान खान साहब उसके लिए नहीं पेश होते। तो मैं कह रही हूँ कि ये मतलब कहीं ना कहीं तो दिस हैज टू एंड ना। इमरान खान साहब कभी तो निकलेंगे, 2 हफ्ते बाद नहीं तो 3 हफ्ते बाद, कहीं जलसे जुलूस तो करेंगे ना। तो इन एनी केस मेरा ख्याल है इस मामले को, मेरा ख्याल है वेट एंड वॉच करें। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब की जो आज मैं कमेंट कही थी, चीफ जस्टिस के हवाले से उन्होंने बात की कि इस तरह उनको नहीं कमेंट्स देने चाहिए। तो लेकिन अब देखें ना, फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर ये सेनेट पे बात हो रही हो कि अब चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट जरा थोड़ी सी इम्प्रॉपर है या उनके दायरा कार से वजह करते हुए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त एक सोचने का मामला है कि जो लाडला है उसकी सरपरस्ती अब जो उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स थे शायद वो नहीं कर रहे, लेकिन उनकी एक्सटेंडेड फैमिली में अभी भी उनके लिए कोई नरम गोशा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब ने तो ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है, उन्हें तो इम्यूनिटी हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए हम ये ख्याल रखेंगे कहते हुए कि हमें कहीं तौहीन अदालत का नोटिस ना आ जाए। मैंने अपनी बात तो की नहीं, मैंने तो उन्हीं को कोट किया। अब मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब इस हवाले से हमारे लिए तो बड़ी थिन लाइन है। तो ये जो बात हो रही है आज, आपको लगता है कोई डिस्क्रिमिनेटरी रोल है या इमरान खान साहब के साथ वाकई कहीं से कोई इम्तियाजी सलूक, रवैया रवा रखा जा रहा है?
मुझे तो जी ये समझ नहीं आती कि ये जो रवैया इनके साथ अब इख्तियार हुआ है, ये पहले क्यों इख्तियार नहीं किया गया। अगर बाजवा साहब इनको वाकई मुल्क का इतना ख्याल था और इमरान खान साहब के रहने से ही टूट जाता, तो बाजवा साहब ने उस वक्त खुद क्यों नहीं कोई वारदात कर दी, उन्होंने इन पर क्यों डिपेंड किया। मतलब सवाल तो बहुत सारे उठते हैं ना रेहान। मतलब मैं तो ये कहती हूँ, अगर बाजवा साहब ने कोई इम्प्रॉपर, क्योंकि वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह आइन अदम एतमाद तो कभी इस मुल्क में वैसे भी नहीं आया कोई जमहूरी तरीके से, तो वैसे भी नहीं हटाया गया। हमें भी पता है कितनी जमहूरी अमल था ये इनको हटाना। तो मेरा ख्याल है अगर बाजवा साहब खुद ही ओपनली कर देते तो इनको बस टिप ऑफ कर देते और ख़त्म हो जाता मामला, या ख़त्म हो जाता या बढ़ जाता। लेकिन इस मुल्क में जो मेरा ख्याल है कि जो मयार है जमहूरियत का और आमरीत का, वो बहुत मिक्स हो गया है। और इतना मिक्स हो गया कि मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि इस मुल्क में किस तरह से सेपरेट होगा। पोलराइजेशन आपके सामने है। आपके सवाल के जवाब में मेरा यही ख्याल है कि देखिए, इस वक्त इन एनीथिंग आप पानी को रोक नहीं सकते, इट हैज़ टू फ्लो। अगर जमहूरियत ने अपना इस मुल्क पे और चलना है तो आप उसको, कोई आमरीत नहीं रोक सकती, और अगर आमरीत को चलना है तो जमहूरियत नहीं रोक सकती। इन एनी केस पानी का बहाव तो आपको बहने देना पड़ेगा, आप कितने बंद बांधेंगे। ठीक, अगर जमहूरियत को चलना है तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एटलीस्ट बैठ के एक टेबल पर बातचीत करनी चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा माहौल बन जाएगा, जितनी पोलराइजेशन है, जितना पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है, आपको कोई ऐसा रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब, ये सब लोग एक ही बेस पर बैठे हों और कह रहे हो आइए आइंदा के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करते हैं? मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब की फीचर होंगे किसी बातचीत में। मेरा नहीं ख्याल उनकी कहीं पे कोई आपको कोई अपीयरेंस नज़र आएगी या कोई इंक्लूजन नज़र आएगी। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के बिहाफ पे बहुत सारे और लोग हैं जो कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बस वैसे बता दूं कि ये जो अगर ये 43 लोग जो वापस आ जाते हैं असेंबली में और लीडर ऑफ द अपोजिशन इनका बन जाता है, तो कल अमजद न्याजी भी यही कह रहे थे, विच आई थॉट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के आपके पास फिर ओपन रूम होता है टू निगोशिएट, क्योंकि आप अब पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, तो यू हैव ऑल द नो हाउ एंड यू हैव ऑल द वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। फिर बातचीत का दरवाजा खुल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस पर भी नजर डाली जाए, अगर तमाम रास्ते बंद हो गए हैं तो फिर एक पार्लियामान ही रह गई है, उसमें अगर इनको आने दें, उसके बाद कोई ना कोई बातचीत का जरिया तो शुरू होगा तो आगे चलेगा। अच्छा सना मुझा से बस जाते जाते मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मेरा वीक का आज आखिरी शो है, ये भी डिस्कस हो ही जाए। हमारे यहाँ जब कोई नाहली की तलवार लटक रही होती है या कोई नविश्ता दीवार होता है, गिरफ्तारियाँ पकड़ धकड़, या लीडर को, पॉलिटिकल लीडर को पता चलता है कि नहीं अब रास्ता बड़ा मखदूश है, तो ऑन एवरेज हमने ये देखा है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपसे पूछना चाहूँ तो कहीं ना कहीं से ये भी वेव उठ रही है, रूमर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब की जान को क्योंकि बड़ा ख़तरा है, और वो कहते हैं ज़मान पाक से निकला तो मेरे लिए बहुत ख़तरा होगा, तो फिर तो पूरे पाकिस्तान में बड़ा ख़तरा होगा इमरान खान साहब के लिए। मुल्क से बाहर निकलने का प्लान भी हो सकता है, ऐसा रास्ता भी लिया जा सकता है खान साहब की तरफ से। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो इलेक्शन से पीछे हटना, ज़िमनी इंतखाबात में फिर अपने लोगों को उसमें कहना कि अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं, उसके बाद एक बड़ा सबड्यूड सा, एक बड़ा खामोश इमरान खान साहब, ज़रा कभी कभी बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, फिर एक इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उसको कभी रीइटरेट करते हैं, फिर 3 दिन गायब हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो पूरा आपको नज़र आ रहा है, इसमें डेफिनेटली कहीं फेयर फैक्टर मौजूद है, और आई थिंक इज़ ऑल्सो आउट ऑफ ऑप्शंस। तो ये अगर धमकियाँ जिस तरह ये बार बार कहते हैं उन्होंने पैसे भी दे दिए, फलां भी दे दिया, तो मे बी ही इज़ बिल्डिंग अ केस फॉर हिमसेल्फ टू बी to be evacuated from Pakistan and taken somewhere else, या वो खुद अपनी मर्जी से जाएंगे और फिर उनके पास ये कवर भी होगा कि मैं दलेर था, मेरी कोई जायदाद बाहर नहीं थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी वो एट स्टेक थी, और मुझे कुछ हो जाता इस मुल्क का क्या होता। तो ये हो सकता है। आई मीन मैं कोई और फिर इमरान खान को चाहने वाले इसको जस्टिफाई भी करेंगे कि इमरान खान ने बिल्कुल ठीक किया जो मुल्क से बाहर चले गए। ठीक है, वो अगला मोइन कुरैशी साबित हुआ है, जो भी बहुत बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर रज़ियाकार सना बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। इमरान खान मुल्क छोड़कर जाते हैं या नहीं जाते हैं? IMF का मिशन जो आया हुआ था वो मुल्क से वापस वाशिंगटन रवाना हो गया है। क्या बातचीत हुई है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा ने हमें ज्वाइन किया है। क्विकली उनकी तरफ पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि IMF मिशन पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर्स मुज़ाकरात के बाद वापस वाशिंगटन रवाना हो गया है, लेकिन उनकी जानिब प्रेस रिलीज़ के अंदर मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी के हवाले से एक अभाव मौजूद है। इस हवाले से कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं आया उनकी प्रेस रिलीज़ के अंदर। आप इन मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी से मुताल्लिक इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि देखिए, बहुत से रिफॉर्म्स और एक्शंस जो आपने कमिट किए थे नर्वे रिन्यू के लिए, वो आपने मुकम्मल अभी तक नहीं किए हैं। हमारा अंदाज़ा ये है कि एग्रीमेंट हो गया है कि कौन से मुनासिब पॉलिसीज, एक्शंस और रिफॉर्म्स आपको फौरन से फौरन करने हैं,
और इंशाल्लाह अगर अनकरीब हुकूमत इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेती है तो फिर मेरे ख्याल से जो स्टाफ लेवल पे एग्रीमेंट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसलिए अगले कुछ लिटरली फ्यू डेज आर वेरी इम्पोर्टेंट, इसलिए कि हमें ये देखना है कि हुकूमत किस रफ्तार से आगे बढ़ती है और इम्प्लीमेंट करती है जो अग्रीड पॉलिसीज एंड एक्शंस उन्होंने राजी हो गए हैं जिस पर करने का। डॉक्टर साहब, हमारी फ्रस्ट्रेशन हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है क्योंकि हमें 1.2 बिलियन डॉलर्स चाहिए। हम 1.2 बिलियन डॉलर्स की स्टॉच का मुतालबा करें, लेकिन आईएमएफ हमसे डू मोर का मुतालबा कर रहा है। उस प्रेस रिलीज का जो आईएमएफ की तरफ से उनकी वेबसाइट पर जारी की गई है उस पर खास तौर पर मैक्रो इकोनॉमिक इकदामात का जिक्र भी किया गया है। तो वो कौन से मैक्रो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं जो हमें लेने पड़ेंगे और आईएमएफ हमसे डिमांड कर रहा है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि फिस्कल साइड पर आपको एडिशनल टैक्स रेवेन्यूज जनरेट करेंगे। आज सुबह फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ फिगर भी दिया है। दूसरी तरफ आपको कुछ खर्चे कम करने हैं शॉर्ट रन में। आपको अनफॉर्चुनेटली जो हमारे डेवलपमेंट के अखराजात हैं उनको कम करना है और कोशिश ये कि जो जिसे कहते हैं ना आईएमएफ टारगेटेड सब्सिडीज उन्हें विड्रॉ करना है, खास तौर पे जो हमने पावर सेक्टर में दिए हुए हैं। तो फिस्कल साइड पे कम से कम ये करना है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो कैश सरप्लसेस बहुत कम हो गए हैं, जबकि उनका टारगेट 750 अरब का है साल का, और पहले 6 महीने में सिर्फ 100 अरब के करीब जनरेट किया उन्होंने। तो फिस्कल साइड पे बहुत से इक़दाम हैं। फिर आपकी जो मॉनेटरी साइड है उस पे मेंटेनिंग दिस मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जो पिछले दिनों से हमने जारी रखा है, और दूसरी तरफ अगर अफरात ज़र इसी लेवल पर रहता है या बढ़ता है और कोर रेट ऑफ इन्फ्लेशन खास तौर पे इस वक्त ऑलरेडी 18% पे है, तो पॉलिसी रेट जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो बढ़ाना पड़ेगा। तो लिहाजा ये सारे रेंज ऑफ फिस्कल मॉनेटरी एक्सचेंज रेट पॉलिसीज हैं जिसपे मेरे ख्याल से एग्रीमेंट हुआ है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन वो बड़े केयरफुली मॉनिटर करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने 170 अरब के टैक्सेस की बात की है जिसके लिए हमें कोई फाइनेंस बिल लाना पड़ेगा या ऑर्डिनेंस का जिक्र किया जा रहा था। दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ना पड़ेगा, उसके अलावा टारगेटेड सब्सिडीज पर फोकस होना पड़ेगा। सर्कुलर डेट की बात की जा रही है। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें बढ़ेंगी, डीजल पर अभी 10 रुपये लेवी हमने लगानी है, वो क्वेश्चन है, वो भी लगेगी, उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, गैस प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? क्या दूसरी तरफ जो आईएमएफ अभी कोई बात नहीं कर रहा या नहीं कर रहा है, वो क्या ये कह रहा है कि पहले आप ये सब करें, उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भेजा जाएगा? बिल्कुल, ये है। इस पे हमें हैरान होना नहीं चाहिए, इसलिए कि मजबूरी से मुझे कहना पड़ रहा है कि सितंबर के बाद से हुकूमत ने जो एग्रीमेंट किया था और लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया था उसमें सारे ये रिफॉर्म्स मौजूद हैं जो हमारी हुकूमत ने कमिटमेंट किया हुआ था एक्सप्लिसिटली, इंक्लूडिंग मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। उससे आप डिविएट हुए, बहुत बड़ी तरीके से आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। तो अब IMF is right in saying कि आप फौरन से फौरन in a very timely and decisive manner, these are the exact words used, and they have also appreciated the Prime Minister's commitment. जो staff का statement press release हुआ है उसमें ये कहा गया है। तो देखिए, अगर हम इस वक्त डॉक्टर साहब कथा कलामी के लिए माजरत, ये जो प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट की आप बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ये लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर की कमिटमेंट का जिक्र नहीं किया। तो प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट को रेफर कर रहे हैं। क्या मिसट्रस्ट है फाइनेंस डिवीजन के साथ, या फाइनेंस डिवीजन से जो पहले एग्रीमेंट्स हुए हैं वो उससे डिविएट किए, अब वो प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं? को मिसट्रस्ट है या फाइनेंस डिवीजन उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाई? बात यह है कि बिकॉज हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है पिछली हुकूमत का और इस हुकूमत का भी इम्प्लीमेंटेशन ऑन अग्रीड रिफॉर्म्स, तो इसलिए जो ट्रस्ट डेफिसिट है हम मेरे ख्याल से मुनासिब स्टेप हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लिया कि उनसे बात करके एश्योर किया ही इज द लास्ट द फाइनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड इन ए सेंस ही हैज मोर क्रेडिबिलिटी। तो अच्छी बात है कि उन्होंने उनसे बात की 1-to-1 और तय कर लिया। डॉक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं जिन इक़दामात का मुतालबा आईएमएफ की जानिब से हमसे किया जा रहा है, ये अगले कितने रोज के अंदर मुमकिन हो पाएंगे?
देखिए, जितना डिले करेंगे आप उतना खतरा बढ़ता जाएगा। आपके रिजर्व्स जो हैं वो $3 अरब से भी नीचे गिर चुके हैं। और आज आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि स्टॉक मार्केट में तो 700-750 पॉइंट्स की कमी आई है, बट करेंसी बड़ी स्टेबल रही है। थोड़ा सा मुझे सस्पेशन ये होता है कि कहीं फिर से कंट्रोल तो नहीं शुरू कर दिया है स्टेट बैंक ने, ताकि कोई मार्केट में कोलैप्स कर तरीका रोकने का इन्होंने ढूंढा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फौरन डेफिनेटली लेटेस्ट बाय द 15th of February हमें ये सब चीजें जो कमिटमेंट की हैं करना पड़ेगा। जितना हम डिले करेंगे उतना खतरा और बढ़ता जाएगा, हमारे रिजर्व्स में और कमी आती जाएगी। खुदा न खास्ता ये सब चीजें सितंबर के बाद से हो जाना चाहिए था। ऑलरेडी दे आर डिलेड 4-5 months। डॉक्टर साहब ये जो रिजर्व्स बड़ी तेजी से नीचे आ रहे हैं, एक और मुतालबा भी IMF का है कि जो ब्रदरली कंट्री से हमने पैसे लेने थे वो कहां तक पहुंचे या कितने पैसों का अरेंजमेंट हमने अब तक कर लिया है। आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल $4 बिलियन की बात करते थे, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम वो पैसे आने से भी मशरूत है IMF का ये एग्रीमेंट? देखिए, मेरे ख्याल ये बात हुई है, IMF ने खुद उनसे बात की होगी। आमतौर पर IMF जो है पोटेंशियल लेंडर्स से बात करते हैं, और इसलिए भी उन्होंने कहा है कि अगर आपको वक्ती तौर पर पैसा आना है ताकि रिजर्व्स में कुछ स्टेबिलिटी आए तो मूव फास्ट एंड डिसाइसिवली। तो ये बड़ा क्लियर वाज़ेह मैसेज है, बहुत ही ज्यादा क्लियर है, एंड गवर्नमेंट हैज टू फाइनली मूव very fast and convincingly, decisively। ठीक, डॉक्टर साहब लास्टली एक्सटर्नल साइड पर तो प्रेशर ही है, यहाँ कॉमनर के ऊपर इन्फ्लेशन की टर्म्स में किस कदर प्रेशर बढ़ता हुआ देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप? अफसोस से कहना पड़ता है कि आपका जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो आज जो आया है तकरीबन 34% तक जा चुका है, और आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो पिछले महीने 27.6% था। मुझे अब खतरा ये लग रहा है कि ये कम से कम 35 से 40% तक जाएगा। जब ये सारे, ये देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि चूंकि डिले किया गया तो ये रिफॉर्म्स को स्टैगर नहीं कर पाएगी हुकूमत, जो कि करना चाहिए था अगर सितंबर से ये मूव करते। तो एक वक्त पे तकरीबन हर चीज आके हिट करेगी, तो उसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट जो है वो खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद थे। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद आज हम में नहीं रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नरम दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। अगर ना आए, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पे निगाह डालो तो उसकी दीवारें जा न टूटे, वो अपनी हस्ती ना भूल जाए। उर्दू अदब का दरख्शंदा सितारा जो अपनी किरणों से उर्दू अदब को रोशन रखे हुए था, जिसकी रोशनी मुझ जैसे तालिब इल्मों के लिए मशले राह थी, जिसकी चमक से अफसाना निगारी में चमक थी, जिसकी दमक से शायरी और ड्रामा निगारी दमक रही थी, आज उस चमकते दमकते सितारे की टिमटमाते ही जैसे उर्दू अदब के साहिबान से एक सुतून सिरक कर मनो मट्टी तले जा सोया है। मैं अमजद इस्लाम अमजद की शख्सियत के किस किस पहलू का अहाता करूं, उनकी ड्रामा निगारी का जिक्र करूं तो वारिस से लेकर फिशार तक और दहलीज से लेकर समंदर तक हर शाहकार उन्हें उर्दू अदब का वारिस साबित करता है। अमजद इस्लाम अमजद की शायरी पर निगाह डालूं तो बरजुस्तगी, ठहराव, रोमानवियत, इनकलाब और तब्दीली जैसे कई मौज़ूआत हैं अमजद इस्लाम अमजद के कलम में डूब कर जावेदा होते हुए दिखाई देता है। वो ख्वाबों का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि ख्वाब दिल हैं न आंखें न सांसें के जो रेजा हुए तो बिखर जाएंगे, जिस्म की मौत से ये भी मर जाएंगे। वो तब्दीली को अपनी शायरी में पिरोते हैं तो बरज़ख जैसा शाहकार तश्कील पाता है जिसमें हवाए शहर वफा शारा का जिक्र मिलता है। वो मोहब्बत की बात करते हैं तो रोमानवियत के मोती कुछ यूँ बिखरते हैं कि ज़िंदगी के मेले में ख्वाहिशों के रेले में तुमसे क्या कहें जाना। इस कदर झमेले में वक्त की रवानी है, वक्त की गरानी है, सख्त बेज़मीनी है, सख्त लामकानी है, हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। तुम नहीं है, हो सके तो सुन जाओ, बात गुजरा सी है, बात उम्र भर की है और उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं, आँख के दरीचे में तुमने जो सजाया था बात उस दिए की है।
बात उस गिले की है जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है, लफ्ज़ की फसीलों पर टूट टूट जाता है और रास्ते में कैसे हो। बात तखलिए की है, तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है, प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है। उर्दू अदब का अमजद अपने नाम की तरह वाकई अमजद था, जिसकी तबीयत में हलीमी, बुर्दबारी, धीमापन और लहजे में मिठास थी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत बहुत सारे अवार्ड्स का हामिल अमजद इस्लाम अमजद आज दारे फ़ानी से कूच कर गया है, लेकिन उनकी तहरीरें यकीनन हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।